Hello students, 5th class. It is Science Era, part 5. You please open the book at the page number 8, Unit 4, the Environment, Natural Resources. Natural resources means कि प्राकृतिक संसाधन. Nature means all the things together which man has not made. नेचर का मतलब है कि वो चीज़ें जो मनुष्य ने नहीं बनाई हैं. नेचुरल resources are the stock of useful of things in nature that are used by man to meet his requirements. जो प्राकृतिक रिसोर्सेज होते हैं वो क्या होते हैं? आर द स्टॉक ऑफ यूजफुल थिंग्स. वो बहुत ही लाभदायक चीज़ों का एक स्टॉक होता है जो प्रकृति ने हमें दिया है और दैट आर यूज्ड बाय मैन टू मीट द रिक्वायरमेंट्स, और जो कि मनुष्यों के संसार में लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने में प्रयोग किया जाता है. सम ऑफ देम आर फाउंड Some of them are found above the surface like air, some on the surface like land, water, plants and animals, while others are under the ground like coal, petroleum, gas, rocks and minerals. प्यारे बच्चों, बहुत सारी चीज़ें तो पृथ्वी के ऊपर हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज में हैं, जो हमने नहीं बनाई, नेचर ने हमें दी हैं, जैसे कि हवा है. और कुछ ऐसी भी हैं सम ऑन द सरफेस लाइक लैंड, और कुछ सरफेस पर है जैसे कि ज़मीन है, वाटर है, प्लांट्स हैं, पशु है. वाइल अदर आर अंडर द ग्राउंड लाइक कोल, पेट्रोलियम, गैस, और कुछ ऐसी हैं जो ज़मीन के अंदर हैं जैसे कि कोयला है, पेट्रोल है, गैस है, चट्टानें हैं और बहुत सारे प्रकार के मिनरल्स हैं, खनिज पदार्थ. लेट अस स्टडी ईच ऑफ देम. आइए हम इनके बारे में, हर एक के बारे में पढ़ते हैं. एयर इज़ ए रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज. हवा जो है वो फिर से रीन्यू करने वाला एक नेचुरल रिसोर्सेज है जिसको बार बार रीन्यू करके इस्तेमाल किया जाता है. Humans use air not only for breathing but for various other purposes also, such as inflating tires, footballs, swimming tubes, etc. Oxygen, nitrogen, neon, argon, etc. when separated from the air are also very useful. Air in the vent form is very useful as it is an important source of energy. प्यारे बच्चों, हवा जैसा कि मैंने आपको बताया कि रीन्यूएबल रिसोर्सेज है, इसको बार बार हम नया कर सकते हैं. मनुष्य को हवा का प्रयोग ना केवल सांस लेने के लिए करना होता है बल्कि इसके अलावा उसके और भी बहुत सारे पर्पसेस होते हैं, जैसे कि आपकी साइकिल की टायर्स में इन्फ्लेट करना, फुटबॉल में हवा भरना, स्विमिंग टायर्स में, स्विमिंग ट्यूब्स में हवा भरना. इसके अलावा हवा में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, नियॉन, आर्गन आदि भी होते हैं जिनको यदि हम अलग कर दिया जाए तो इनका भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोग होता है. एयर को ही हम हवा का रूप भी कहते हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है. हवा का प्रयोग हम ऊर्जा के रूप में भी करते हैं. दूसरा है लैंड. लैंड मतलब ज़मीन. लैंड इज़ एन इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज. भूमि एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है. इट प्रोवाइड स्पेस टू लिव एंड ऑल्सो सॉइल टू ग्रो क्रॉप्स. यह हमें रहने के लिए जगह देती है और हमारे फसल उगाने के लिए भी हमें ज़मीन का प्रयोग करते हैं. एनिमल्स ऑल्सो मेक यूज़ ऑफ इट टू मेक देयर होम्स. पशुओं को भी घर बनाने के लिए ज़मीन की ज़रूरत पड़ती है. जैसा कि इस चित्र में दिखा रहे हैं, देखिए इस चित्र में दिखाया गया है कि हम किस तरह से ज़मीन का प्रयोग
ईंटों को बनाने के लिए करते हैं, और दूसरे चित्र में हमें दिखाया गया कि हम भूमि का प्रयोग फसलों को उगाने के लिए भी करते हैं। तो इस तरह से लैंड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए प्लीज़ टर्न ओवर द नेक्स्ट पेज। तीसरा इंपॉर्टेंट रिसोर्स है जो नेचुरल है वो वाटर है। अबाउट 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस इज वाटर। पृथ्वी का 2/3 हिस्सा जो है वो पानी से ढका हुआ है, मतलब कि ज़मीन पर पानी है। इट इज़ अ नेचुरल रिसोर्स विदाउट विच वी कैन नॉट स्टे अलाइव। ये एक प्राकृतिक संसाधन है और इसके बिना हम जीने की कल्पना भी नहीं कर सकते। नो लिविंग थिंग्स कैन सर्वाइव विदाउट इट। जीवन केवल हम ही नहीं, कोई भी लिविंग थिंग्स जो सजीव प्राणी है वह पानी के बिना जीवित नहीं रह सकते। वी मेक यूज़ ऑफ वाटर इन मैनी वेज। हम पानी का प्रयोग कई तरह से करते हैं। आवर शिप्स फ्लॉट ऑन ओशन वाटर, हेंस वाटर कैन ऑल्सो बी यूज एज गुड मीडियम ऑफ transportation. In factories too we make use of water. Running water can be used to produce electricity. पानी का प्रयोग हम देखिए जहाँ सागरों में और महासागरों में पानी होता है वहाँ हम चाहने उसमें अपने जहाज़ चलाने में प्रयोग में लाते हैं। वहीं हम पानी जो है वो एक ट्रांसपोर्टेशन का एक बहुत ही अच्छा माध्यम है, और फैक्ट्रियों में भी हम पानी का प्रयोग करते हैं, और बहते हुए पानी से हम बिजली का उत्पादन करते हैं। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट है हमारे प्लांट्स एंड एनिमल्स। और ये भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। क्या प्लांट्स हम बना सकते हैं? नहीं। देखिए ये तो सब प्रकृति की देन है। एनिमल्स का निर्माण और हम बनाना, मतलब मनुष्य का जो जीवन है वो सभी जो है वो नेचुरल है। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर वेरी यूजफुल एज प्लांट्स प्रोवाइड फूड बोथ फॉर एनिमल्स एंड अस। Useful materials like gum, rubber, resin, wood, oil, tea, coffee, etc. are all obtained from plants. पौधे और एनिमल्स बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं हमारे लिए। पौधे जो होते हैं वो हम दोनों के लिए, यानी मनुष्यों के लिए और एनिमल्स दोनों के लिए भोजन प्रोवाइड करवाते हैं, और बहुत सारे ज़रूरत की चीज़ों का उत्पादन करते हैं, जैसे कि गम, रबर, रेसिन, वुड, ऑयल, टी, कॉफ़ी आदि। आज सभी ये सारी चीज़ें हमें पौधों से ही प्राप्त होती हैं। और जब पौधे फोटोसिंथेसिस करते हैं, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स गिव्स आउट ऑक्सीजन विच कीप्स अस अलाइव। और जब फोटोसिंथेसिस करते हैं यानी पौधे अपना भोजन बनाते हैं, उस वक़्त यही पौधे हमें ऑक्सीजन जो है वो छोड़ते हैं, जिस ऑक्सीजन पर हम जीवित रहते हैं। तो इस तरह से प्लांट्स हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रिसोर्सेज है। एनिमल्स आर फाउंड ऑन लैंड, इन एयर, वाटर एंड अंडर द ग्राउंड। एनिमल्स जो हैं वो इस ज़मीन पर रहते हैं, इन एयर में रहते हैं, पानी में रहते हैं, और ज़मीन के अंदर भी रहते हैं। दे प्रोवाइड अस विद फूड, वूल, सिल्क, फर एंड मैनी अदर थिंग्स। पर ये हमें विभिन्न प्रकार की चीज़ें देते हैं, जैसे भोजन देते हैं, वूल देते हैं, सिल्क का कपड़ा देते हैं, फर देते हैं, और भी कई प्रकार की चीज़ें हैं जो हमें एनिमल से मिलती हैं। सम हेल्प अस इन आवर वर्क बाय कैरिंग हैवी लोड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। और बहुत सारे ये एनिमल्स जो है हमारा भारी बोझा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ढोकर ले जाते हैं। हमें पौधों से कितना सामान मिलता है ये देखिए, नीचे हमें विभिन्न प्रकार की चीज़ें दिखाई गई हैं जो कि हमें पौधों से मिलती हैं, और ये सारी चीज़ें हमें एनिमल्स से मिलती हैं। तो इस तरह से एनिमल्स और प्लांट्स जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए प्लीज़ टर्न ओवर द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट है रॉक्स एंड मिनरल्स, जो ये भी नेचुरल हैं। देखिए जो चट्टानें होती हैं या खनिज पदार्थ होते हैं, लोहा, सोना, चांदी, ये सब कौन बनाता है? हम तो नहीं बनाते ना, ये सब प्रकृति ने बनाई है, हम मैन मेड नहीं है। द अर्थ इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स। ज़मीन जो है वो चट्टानों से मिलकर बनी है। आल रॉक्स आर मेड अप ऑफ सब्सटेंसेस कॉल्ड मिनरल्स। सभी रॉक्स जो हैं वो सब्सटेंसेस के मिलने से बनी है, सब्सटेंसेस के कारण बनी है, जिन्हें हम मिनरल्स कहते हैं। रॉक्स आर ऑफ 3 काइंड्स। रॉक्स 3 प्रकार की होती हैं। इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। 3 प्रकार की होती हैं। इग्नियस रॉक्स जो होती हैं, द अर्थ्स कोर इज मेड अप ऑफ मॉल्टन हॉट एंड लिक्विड रॉक कॉल्ड मैग्मा। पृथ्वी का जो
कोर है, ऊपर का हिस्सा है, वह मोल्टन यानी गर्म और लिक्विड रॉक्स से मिलकर बना है, जिसे हम मैग्मा कहते हैं। व्हेन ए वॉल्केनो एरप्ट दिस मैग्मा फ्लोज आउट, जब कोई वॉल्केनो वो जब कोई ज्वालामुखी फूटता है तब ये मैग्मा बहकर बाहर आता है, और इसी मैग्मा के कारण इग्नियस रॉक्स का निर्माण होता है। इट लेटर कूल्स एंड सॉलिडिफाइज टू फॉर्म ए इग्नियस रॉक, और बाद में यही मैग्मा ठंडा हो जाता है और कठोर हो जाता है, जो इग्नियस रॉक का निर्माण करता है। देयर एग्जाम्पल्स इंक्लूड ग्रेनाइट, प्यूमाइस, बेसाल्ट एंड ऑब्सीडियन। और इनके मुख्य उदाहरण क्या क्या है? इनमें से ग्रेनाइट है, ये इग्नियस रॉक से ही बनते हैं। प्यूमिक है बेसाल्ट से, और ऑब्सीडाइन जो है ये सब इग्नियस रॉक के एग्जाम्पल्स हैं। दूसरी रॉक्स होती हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। रेन, विंड, रिवर्स फ्लोइंग डाउन फ्रॉम माउंटेन्स एक्सेट्रा वियर ऑन the rocks on mountains and carry small bits of them down to deposit them elsewhere। जैसा कि आप जानते हैं, रेन, विंड और रिवर्स, जब हवा चलती है, पानी बहता है या बारिश आती है, तो वो पहाड़ों से कुछ नीचे अपने साथ चट्टानों का पदार्थ, कुछ टुकड़े साथ बहाकर ले आती है। छोटे छोटे टुकड़े, कोई बड़े बड़े टुकड़े नहीं होते, छोटे छोटे टुकड़ों को अपने साथ ले आती है, और वो उन टुकड़ों को कहीं पर भी जमा कर देती है। जैसे कि बारिश आई, ऊपर से पानी आया, और जहाँ बारिश का पानी स्पीड से जा रहा है, बहुत तेज़ गति से बहता हुआ चला जाता है, जब वो पानी की स्पीड कम होती है तो वो अपने साथ लाई हुई रॉक्स के टुकड़ों को डिपॉजिट कर देती है, वहाँ जमा कर देती है। Repeated depositing presses down the lower layer and hardens it into rock। और जब यही प्रोसेस बार बार आती है, बार बार हवा का साथ या रेन के साथ जो डिपॉजिट होता रहता है, वो बार बार होता रहता है, तो उसके बार बार आने से वहाँ पर एक सख्त लेयर रॉक्स की बन जाती है। सच रॉक्स आर कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक्स। इन रॉक्स को हम सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। देयर एग्जाम्पल्स इंक्लूड सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, शेल एक्सेट्रा। और इनके उदाहरण कौन कौन से हैं? जैसे सैंडस्टोन है, लाइमस्टोन है, शेल है, वो सब सेडिमेंट्री रॉक्स के ही उदाहरण हैं। तीसरे प्रकार की है मेटामॉर्फिक रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स and igneous rocks under heat and pressure give rise to metamorphic rocks। जब सेडिमेंट्री रॉक्स और इग्नियस रॉक्स को अंदर से, ज़मीन के अंदर से गर्मी प्राप्त होती है और उन पर प्रेशर बनता है, तब यही चट्टानें जो है मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाती हैं। देयर एग्जाम्पल्स इंक्लूड स्लेट, मार्बल एक्सेट्रा। यानी कि ज़मीन के अंदर जो गर्मी है और जो प्रेशर होता है, उसके कारण सेडिमेंट्री रॉक्स और इग्नियस रॉक्स जो है वो मेटामॉर्फिक रॉक्स में चेंज हो जाती है। इनके उदाहरण है जैसे कि स्लेट है, मार्बल है। मार्बल जो आप फर्श पर लगाते हैं उसे मार्बल कहते हैं। स्लेट जो आपने देखा है, काले रंग का एक पत्थर होता है जिसकी स्लेट बनती है, वो भी मेटामॉर्फिक रॉक्स का ही उदाहरण है। रॉक्स कंटेन मिनरल्स विच आर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। रॉक्स में जो है उनमें कुछ मिनरल्स होते हैं जो कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। A particular rocks may contain just one mineral or a mixture of minerals। एक पर्टिकुलर रॉक के अंदर कोई एक मिनरल या बहुत सारे मिनरल्स का मिश्रण हो सकता है। देयर एग्जाम्पल्स इंक्लूड माइका, क्वार्ट्ज, फेल्ड्सपार एंड मैग्नीज। तो ये सारे मिनरल्स हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि एक रॉक के अंदर एक ही टाइप का मिनरल होगा, उसके अंदर बहुत सारे टाइप्स के मिनरल्स का मिश्रण भी हो सकता है, और एक मिनरल भी हो सकता है। रॉक्स आल्सो कंटेन मेटल्स
सच एज गोल्ड, सिल्वर, आयरन, जिंक, एल्युमिनियम एक्सेट्रा। रॉक्स में कितने सारे मेटल्स भी होते हैं, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, आयरन है, जिंक है, एल्युमिनियम एक्सेट्रा, ये सब होते हैं। विच हैव ए वेराइटी ऑफ यूजेस, जिनमें विभिन्न प्रकार की जिनका प्रयोग हम विभिन्न प्रकार से करते हैं। जेम्स है एंड प्रीशियस स्टोन्स लाइक डायमंड, टोपाज, फायर, रूबी एक्सेट्रा टू आर फाउंड इन रॉक्स। और इसके अलावा बहुत सारे कीमती स्टोन्स भी रॉक्स में पाए जाते हैं, जैसे कि डायमंड है, हीरा जिसे कहते हैं, टोपाज है, फायर है जिसे नीलम कहते हैं, रूबी है। ये सभी प्रकार के स्टोन्स जो हैं वो रॉक्स में ही पाए जाते हैं। नाउ वी आर ऑन नेक्स्ट पेज, कोल एंड पेट्रोलियम। ये तो थे जो हमने पढ़े अभी ज़मीन के ऊपर और ज़मीन के हवा में पाए जाने वाले और इस तरह के सारे रिसोर्सेज। अब पढ़ रहे हैं हम ये जो हमने पढ़े थे मिनरल्स, ये ज़मीन के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, कोल एंड पेट्रोलियम भी ज़मीन के अंदर पाए जाते हैं। कोल एंड पेट्रोलियम आर वैल्यूएबल अंडरग्राउंड रिसोर्सेज। ये ज़मीन के अंदर पाए जाने वाले सबसे कीमती रिसोर्सेज होते हैं। दे आर नॉन रीन्यूएबल, ये नॉन रीन्यूएबल है, इनको दोबारा नहीं बनाया जा सकता। मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो डेंस फॉरेस्ट एंड swamps got buried under the earth. Many layers of sedimentary rocks were formed on them. लाखों सालों तक जब कोई जंगल या कुछ ऐसी चीज़ें ज़मीन के अंदर दब जाती हैं और वो लाखों सालों तक दबी रहती हैं और उनके ऊपर बहुत सारी सेडिमेंट्री रॉक्स की लेयर्स बन जाती हैं, तो ड्यू टू हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर द डेड मैटर गॉट चेंज इनटू कोल। जो पेड़ पौधों का या पशुओं का मृत पार्ट होता है, डेड पार्ट होता है, वह वह मैटर में चेंज हो जाता है, पदार्थ में बदल जाता है। द एरिया ऑफ कोल डिपॉजिट्स आर कॉल्ड कोल माइंस। जिस एरिया में कोयला डिपॉजिट होता है उस एरिया को कोल माइंस कहते हैं। कोल इज़ एन इम्पॉर्टेंट फ्यूल। कोल एक बहुत ही महत्वपूर्ण फ्यूल है। फ्यूल तो मालूम है आपको, ईंधन है। फॉर पावर स्टेशन टू मेक इलेक्ट्रिसिटी, ये फ्यूल किस काम आता है? बिजली बनाने के काम भी आता है और इसका हम पावर स्टेशंस पर प्रयोग करते हैं। इट गिव्स मैनी यूजफुल प्रोडक्ट्स लाइक कोल तार, कोल गैस, एमोनिया। इसके अलावा कोयला हमें बहुत सारे दूसरे प्रोडक्ट्स भी प्रोवाइड करवाता है, जैसे कि कोल तार है, तार कोल जिसे हम कहते हैं। सड़क पर ये जो ब्लैक ब्लैक लिक्विड डाला जाता है वो कोल तार होता है। कोल गैस निकली जाती है, अमोनिया भी हमें कोयले से ही प्राप्त होता है। पेट्रोलियम इज़ ए वैल्यूएबल लिक्विड फ्यूल फाउंड इन रॉक्स एंड अंडरग्राउंड। पेट्रोलियम एक ज़मीन के नीचे पाया जाने वाला लिक्विड, तरल और कीमती पदार्थ है जो कि चट्टानों में पाया जाता है। Millions of years ago, lands and sea animals got buried under the earth's surface. लाखों साल पहले जो पृथ्वी के और सी एनिमल्स, समुद्री एनिमल्स ज़मीन की सरफेस में दफन हो जाते हैं, दब जाते हैं, they underwent decay and changed into crude oil and natural gas under the increasing temperature and pressure on it। तब बहुत सालों तक जब समुद्री जीव जंतु दब जाते हैं ज़मीन के नीचे और वह वहीं दबे दबे नष्ट हो जाते हैं और तब ये कच्चे तेल में और प्राकृतिक गैस में बदल जाते हैं। इनको कच्चे तेल में और गैस में बदलने के लिए इनके नीचे जो टेम्परेचर होता है, तापमान होता है पृथ्वी का,
उसका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। डीप वेल्स आर ड्रिल्ड इनटू द ऑयल बेयरिंग रॉक्स टू एक्सट्रैक्ट द क्रूड पेट्रोलियम ऑयल। और गहरे कुएं खोदकर, और वो गहरे कुएं कैसे खोदे जाते हैं? ड्रिल मशीन के साथ ड्रिल कर दिया जाता है, तब इस तेल को चट्टानों से बाहर निकाला जाता है। और जिस तेल को हम बाहर निकालते हैं वह क्रूड पेट्रोलियम ऑयल होता है। दिस क्रूड ऑयल इज रिफाइंड इन रिफाइनरीज एंड मैनी प्रोडक्ट्स लाइक पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, पैराफिन वैक्स, गैसोलाइन आर ऑब्टेन्ड। और फिर इस क्रूड ऑयल को रिफाइनरीज में, जो तेल को रिफाइन करने की रिफाइनरीज लगी होती हैं, उसमें इनको रिफाइन किया जाता है। और रिफाइंड करके इनमें से, क्रूड ऑयल में से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन और पैराफिन वैक्स, गैसोलाइन आदि निकाला जाता है। ह्यूज पेट्रोलियम ऑयल वेल्स आर फाउंड अंडर द सी टू। और ये हमें क्या बताया गया है कि समुद्र के नीचे भी बहुत बड़े बड़े ऑयल वेल्स होते हैं। अब समुद्र के नीचे क्यों होते हैं? क्योंकि देखो अभी हमने पढ़ा था कि समुद्र के जो जीव होते हैं वो जब लाखों सालों तक ज़मीन के नीचे दफन रहते हैं तभी क्रूड ऑयल बनता है। मेरे बच्चों, इस तरह से आज आपका ये चैप्टर नेचुरल रिसोर्सेज हमने पढ़ लिया है और आपने भी पढ़ लिया है। इस चैप्टर में हमने डिस्कस किया है एयर, लैंड, वाटर, प्लांट्स एंड एनिमल्स, रॉक्स एंड मिनरल्स, और हमने पढ़ा है कोल एंड पेट्रोलियम। तो ये चैप्टर हमारा पूरा होगा। ओके, हैव ए नाइस डे।